सामने सुरेश सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सूझा हुआ था। सर, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? उसकी आवाज कांप गई। दोनों को यही लगा कि रियो का जाना एक दर्दनाक एक्सीडेंट था, एक कड़वी सच्चाई जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता था। पर हकीकत कुछ और थी। वे नहीं जानते थे कि रियो का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका कत्ल किया गया था। कुछ महीने बीत गए। रियो कपूर की मौत के बाद ब्लू स्काई कॉरपोरेशन में अजीब सा सन्नाटा था। गलियारों में फुसफुसाहटें थीं, मीटिंग रूम में कानाफूसी हो रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब कंपनी का नया चेयरमैन कौन होगा? लंच ब्रेक में कुछ एम्प्लॉयज आपस में चर्चा कर रहे थे। मुझे तो लगता है मनीष कपूर ही चेयरमैन बनेंगे, एक आदमी ने कहा। एंड देन रायन की जिंदगी की राहें मुश्किलों से भरी थीं। उसके पास पैसे की कमी थी, दुकान मुश्किल से चल रही थी, और ऊपर से उधारी का ढेर उसे हर रोज परेशान कर रहा था। कई बार तो उसने सोचा था कि अब क्या होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, रिया की शादी का ख्याल हमेशा उसकी आंखों में चेहराता था, और उससे जोड़ा एक वादा भी। अगर तुम अपना खुद का घर खरीद सको तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी दूंगा। रिया के पिता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। यह वादा उसके दिल में गहरे तक समा चुका था, लेकिन हालत ऐसी थी कि उसका सपना कहीं दूर धुंधला होता जा रहा था। हर महीने की उधारी और दुकान के घाटे ने उसकी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया था। फिर भी रायन ने कभी हार नहीं मानी। रिया का बर्थडे करीब आ रहा था और रायन ने किसी तरह कुछ पैसे बचा लिए थे। उसके मन में एक ख्याल था, अगर मैं रिया को इस बार कुछ खास गिफ्ट दूं तो उसकी आंखों में वो खुशी देख पाऊंगा जो उसने हमेशा मेरे लिए चाही। वह एक दिन घड़ी के शोरूम में गया, जहां की शाही और शानदार घड़ियां उसकी आंखों में एक नया सपना बसा रही थीं। वह एक महंगी घड़ी खरीदने की सोच रहा था जो रिया को दिल से पसंद आए। लेकिन जैसे ही वह शोरूम के अंदर कदम रखता है, एक वर्कर ने उसकी नजरों से उसे घूरा और फिर बुदबुदाया, अरे, फिर से एक और गरीब फटीचर। इनकी औकात तो नहीं है महंगी वॉच खरीदने की, फिर भी आ गए महंगी घड़ी देखने। रायन ने उस वर्कर की बातें सुन लीं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे वह किसी और से बात कर रहा हो, वैसे ही उसने इग्नोर किया और शोरूम में आगे बढ़ता गया। ये सब बातें अब मुझे परेशान नहीं करती, उसने मन में कहा। रायन ने घड़ी की दुकानों में से एक को ध्यान से देखा। रिया के लिए वह जो खास गिफ्ट लेना चाहता था, वह घड़ी अब उसके लिए किसी ख्वाब की तरह बन चुकी थी। अगर मैं यह घड़ी ले लूंगा तो रिया का चेहरा देखने लायक होगा, उसने सोचा। वह एक महंगी घड़ी के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक सेल्समैन उसकी तरफ आया। उसने धीरे से कहा, सर, यह घड़ी बहुत महंगी है, मैं आपको एक सस्ती और अच्छे डिजाइन वाली घड़ी दिखा सकता हूं। रायन ने चुपचाप उस महंगी घड़ी को छोड़ दिया और सेल्समैन के साथ गया। उसे अपनी सीमाओं का एहसास था। वह रिया को खुश करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी स्थिति को भी समझा। कुछ मिनटों बाद रायन ने एक सस्ती लेकिन सुंदर घड़ी खरीद ली। उसकी कीमत कम थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह गिफ्ट उसकी मेहनत और प्यार का प्रतीक था। रायन ने घड़ी खरीदी और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। अगर रिया को यह गिफ्ट दे पाया तो वह जान पाएगी कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, रायन ने मन ही मन सोचा। रायन खुशी खुशी शोरूम से बाहर निकल आया। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी, घर कैसे पहुंचे। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन वॉलेट में एक भी रुपया नहीं था। मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, रायन ने खुद से कहा। फिर मन में सोचा, अब टैक्सी में या रिक्शा में नहीं जा सकता, अब पैदल ही घर जाना होगा। लेकिन उसके पास एक और रास्ता था, जंगल का रास्ता। अगर वह जंगल से जाता तो शॉर्टकट मिल सकता था और घर जल्दी पहुंच सकता था। उसने इस रास्ते का इस्तेमाल कई बार किया था, लेकिन आज कुछ और था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक साया दिखा। एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके दिल में एक घबराहट सी फैल गई। क्या यह जंगल पहले जैसा नहीं रहा? रायन ने सोचा, लेकिन फिर उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक उसे एक गहरा झटका महसूस हुआ। उसकी पूरी दुनिया जैसे पल भर में थम सी गई। उसकी सांसें रुकने लगीं और एक अजीब सा दर्द
उसकी नसों में फैलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके शरीर में कुछ गुस्सा दिया हो। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था, जैसे वह किसी और दुनिया में खींचा जा रहा हो। रायण कांपते हुए एक पेड़ के पास गिर पड़ा और उसके शरीर में हर अंग जैसे नशे में झूलने लगा। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और उसके होंठ पर हल्की सी आवाज आई, क्या हो रहा है? और फिर जैसे किसी ने उसकी चेतना को झटके से खींच लिया हो, वह बेहोश हो गया। रायण ने अपनी आंखें खोलीं और वह पलक झपकते ही एक बड़े अजनबी कमरे में पाया। चारों ओर सफेद दीवारें, ठंडी सी रोशनी और एक आलीशान बेड था जिस पर वह लेटा था। घड़ी पर नजर डाली और देखा कि सुबह के 6 बज रहे थे। लेकिन यह कहां था? यह कैसे हो गया? रायण के मन में सवालों की झड़ी लग गई। उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। उसकी हर नस में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह जंगल में था और अब इस कमरे में कैसे आ गया। उसने कमरे के आसपास नजर दौड़ाई। खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ धुंध सी थी। उसके सिर में हल्का चक्कर था और दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या यह कोई सपना है? क्या वह जंगल में बेहोश होने के बाद कहीं और तो नहीं पहुंच गया? उसे याद आया कि वह जंगल में था, पेड़ के पास गिरा हुआ था और फिर अचानक वह जगह बदल गई। क्या किसी ने उसे उठाया और यहां लाकर रखा था? वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसके सामने एक साया उभरता है। वह व्यक्ति रायण को देखा जा रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी। तुम यहां क्यों आए हो? वह व्यक्ति धीरे से बोला। उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। वह व्यक्ति रायण को देखा जा रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी। रायण ने थककर कहा, मैं यहां कैसे आ गया? मुझे सच में नहीं पता। और आप कौन हैं? यह रूम रियो साहब का है। उनकी कुछ महीने पहले डेथ हो गई और यह घर भी उनका ही है। मैं उनका पीए सुरेश हूं। तुम यहां कैसे आ गए? सुरेश ने कहा। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। अगर तुम अगले बार यहां दिखे तो समझ लेना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सुरेश ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहां कैसे आ गया। मैं चलता हूं, मुझे बस जाने दो, रायण ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट और डर था। यह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं सजा दिलवाऊंगा, सुरेश ने कहा। उसका स्वर ठंडा और कठोर था। रायण उस घर से बाहर आ गया। उसने देखा वह एक शानदार बंगले में था, जहां की हर चीज, हर दीवार जैसे उसे कहानी सुनाने को बेताब हो। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और सामने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। बंगले का आकार इतना विशाल था कि रायण के मन में सवाल उठे, क्या मैं सच में इस आलीशान घर में था? मैंने इस शानदार बंगले में रात बिताई? रायण ने खुद से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ और हैरानी थी। बंगले के अंदर की सजावट भी उतनी ही आलीशान थी, जैसे किसी राजमहल की तरह। दीवारों पर सोने की परत, शानदार झूमर और हरे भरे बगीचे के दृश्य से सजी खिड़कियां, यह सब कुछ रायण के दिमाग को झकझोर रहा था। काश ऐसा बंगला मेरे पास होता, रायण ने कहा। उसकी आवाज में एक ख्वाहिश और आश्चर्य था। लेकिन तभी अचानक, यह तुम्हारा ही है समझो, एक धीमी रहस्यमय आवाज रायण के कानों में गूंजने लगी। रायण ने तड़पते हुए आसपास देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। घर के हर कोने में सन्नाटा था, जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा हो। उसने सोचा, क्या यह मेरी कल्पना का हिस्सा है? उसकी आंखें चारों ओर घुमाईं, लेकिन उस आवाज का कोई सिरा नहीं मिला। यह मेरे साथ हो क्या रहा है? रायण ने हड़बड़ी में खुद से कहा। उसके अंदर एक अजीब सा डर समाने लगा। मैं यहां कैसे आ गया? उसके दिमाग में सवालों की लहरें उठ रही थीं और वह जानता था कि यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। उसने अपनी घबराहट को काबू करते हुए खुद को समझाया, यह सब बस एक भ्रम है। और फिर उसने बिना ज्यादा सोचे अपने घर की ओर निकलने का फैसला किया। लेकिन इस बार उसके कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे उसे जल्द से जल्द इस अजनबी दुनिया से
बाहर निकलना था। फाइनली मैं उस भूतिया बंगले से निकल गया। रायन ने राहत की सांस ली और अपने जेब से घड़ी निकाली। घड़ी को हाथ में घुमाते हुए वह हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, "ये वॉच रिया को बहुत पसंद आएगी।" उसकी आंखों में रिया की मुस्कुराती हुई तस्वीर तैरने लगी। रायन अब घर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने घड़ी को अपनी हाथों में पकड़ा, मकान मालकिन की नजर उस पर पड़ गई। "तुमने पिछले 4 महीनों से अपना किराया नहीं दिया। वाओ, ये तो ब्रांडेड वॉच है, लगभग 10,000 की होगी ना?" मकान मालकिन ने उसकी ओर चिढ़ते हुए कहा, और बिना किसी संकोच के वह घड़ी छीन ली। उसने रिक्वेस्ट की, "प्लीज मुझे मेरी वॉच दे दो, मुझे वह किसी को गिफ्ट देना है।" उसके शब्दों में दीनहीन सी उम्मीद थी। मकान मालकिन ने हंसते हुए कहा, "पहले किराया दो, जब तक किराया नहीं दोगे वॉच नहीं मिलेंगी।" उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी, बस एक सख्त आदेश था। वह हर उस दर्द को महसूस कर रहा हो जो एक आम आदमी रोज झेलता है। क्या यही है जिंदगी? वह बुदबुदाया और कदमों से धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए वह पूरी दुनिया से कट चुका था। वह नहीं जानता था कि अपनी गरीबी से लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। रायन गाने सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह खुद को दुनिया की सारी तकलीफों से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, "तुम तो सच में बहुत गरीब हो।" रायन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फौरन अपने हेडफोन निकाले और चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रायन ने खुद से पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दोबारा चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ वैसा ही था। शायद हेडफोन में बज रहे गाने से कोई भ्रम हुआ होगा। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और धीरे धीरे वापस हेडफोन कानों में लगाने लगा। लेकिन तभी, "यह आवाज हेडफोन से नहीं आ रही, पागल!" रायन का दिल जोर से धड़क उठा। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब से फुसफुसा रहा हो। वह झटके से उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है?" उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन अब रायन का मन कह रहा था कि कुछ तो है जो सही नहीं है। उसने अपने हेडफोन जमीन पर फेंक दिए और धीरे धीरे कमरे के कोनों की ओर देखने लगा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ये मेरी कल्पना है या फिर सच में कोई है? उसका दिमाग सवालों से भर गया और तभी एक गहरी रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। "इतना क्या सोच रहा है? मैं हूं तुम्हारी ही बॉडी के अंदर।" रायन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें रुकने लगी। क्या? मेरी बॉडी के अंदर?" उसने घबराकर अपने हाथों को देखा, जैसे यह यकीन करना चाहता हो कि सब कुछ ठीक है। उसने कांपती आवाज में पूछा, "कौन हो तुम और मेरी बॉडी में कैसे आ सकते हो?" आवाज एक ठंडी हंसी के साथ गूंज उठी। "हा हा हा, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारी हर धड़कन के साथ, तुम्हारी हर सांस के साथ, और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला।" रायन की रग रग में डर दौड़ गया। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उसने घबराकर अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे यह महसूस करना चाहता हो कि कहीं सच में कुछ तो नहीं बदला। तुम हो कौन? मुझसे कैसे बात कर पा रहे हो? और मेरी बॉडी के अंदर कैसे हो?" रायन की आवाज लड़खड़ा गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर एक भारी गूंजती हुई आवाज उभरी, "मैं रियो हूं।" रायन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, जैसे इस आवाज को रोकना चाहता हो। रियो? वह बड़बड़ाया। "हाँ, रियो कपूर, जिसे मरा हुआ समझकर इस दुनिया ने भुला दिया। लेकिन मैं मरा नहीं, मैं अब तुम्हारे अंदर हूं।" रायन का सिर चकराने लगा। वह लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे टिक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी।
लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बड़बड़ाया, रियो कपूर तो मर चुका था, सुरेश ने तो मुझसे यही कहा था। तभी भीतर से वही रहस्यमयी भारी आवाज फिर गूंजी, दुनिया के लिए मैं मर चुका हूं, लेकिन तुम्हारी बॉडी में मैं अब भी जिंदा हूं। रायन के पूरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदरूनी अस्तित्व को जकड़ लिया हो। उसकी सांस अटकने लगी। नहीं, ये कोई मानसिक बीमारी है, कोई भ्रम, ऐसा नहीं हो सकता। रायन ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन रियो की आवाज ठंडी हंसी के साथ फिर गूंज उठी। अगर ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तो फिर तुम मेरी आवाज कैसे सुन रहे हो रायन? रायन की आंखें डर से फैल गईं। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक झटके में बदल गई थी। ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूं या ये सब सच में हो रहा है? उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। तभी भीतर से वही रहस्यमयी आवाज आई। मेरी आत्मा जंगल में भटक रही थी, मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने तुम्हें वहां देखा और उसी पल मेरी आत्मा तुम्हारी बॉडी में कैद हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। रायन का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तो इसका मतलब तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो? रियो की आवाज गहरी और रहस्यमयी थी। हां, कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सो रहे हो या फिर जब तुम अपनी बॉडी मुझे सौंपना चाहो। रायन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब जब मैं बेहोश होता हूं तब तुम? हां, रियो ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तब मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूं, तुम्हारे हाथों से काम कर सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से मोड़ सकता हूं। मतलब वो तुम ही थे जिसने मुझे जंगल से उठाकर उस बंगले में पहुंचाया? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर भीतर से एक ठंडी धीमी आवाज उभरी, हां, वो मैं ही था।